हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech वर्ल्ड डेकेटिव। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी डीएसपी का यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं यूनिट 3 में क्या क्या है। मेरी यूनिट 3 का नाम है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर डिजाइन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम FIR फिल्टर को कैसे डिजाइन करते हैं वो चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सो इन FIR सिस्टम, अब जैसे हमें पता है कि FIR सिस्टम होता क्या है। FIR का फुल फॉर्म होता है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो सीक्वेंस होगा वो फाइनाइट ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, मतलब जिसमें जो भी आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो सीक्वेंस बनेगा वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस होगा। इसका मतलब है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स होंगी, है ना। अब ये टर्म्स फाइनाइट नंबर का मतलब क्या होगा, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, इनफाइनाइट नहीं होगी IIR सिस्टम की तरह। ठीक है, अब FIR फिल्टर्स की बहुत सारी एडवांटेज होती हैं IER फिल्टर के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहला है दे कैन हैव एन एग्जैक्ट लीनियर फेस। तो यहाँ पर जो फेस की हम बात कर रहे हैं वो लीनियर होता है। दूसरा है ये हमेशा स्टेबल होते हैं। तीसरा है द डिजाइन मेथड्स आर जनरली लीनियर। तो यहाँ पर जो भी हम डिजाइन मेथड्स यूज करेंगे वो लीनियर होंगे। एंड दे कैन बी रियलाइज एफिशिएंटली इन हार्डवेयर। ठीक है, तो इसको रियलाइजेशन जो हम करते हैं वो ज्यादा इजिली हो जाता है FIR फिल्टर का एज कंपेयर टू IIR फिल्टर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक FIR फिल्टर। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि सिमेट्रिक अगर मेरा FIR फिल्टर होगा तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमने यूनिट 1 में भी पढ़ी थी जब हम FIR फिल्टर पढ़ रहे थे। इक्वेशन क्या है, h ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M -1 -n। ठीक है, लिमिट क्या होगी यहाँ पर 0 से M-1 तक। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली यही इक्वेशन बस चलेगी एंटी सिमेट्रिक के लिए भी, बस इसके सामने यहाँ पर माइनस साइन एक एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लीनियर फेस फिल्टर के लिए क्या होगा, तो ये हमने यूनिट 1 में देखा था जब हम कंबाइन इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने इक्वेशन बताई थी। तो वही चीज है, बेसिकली इसका प्लस यहाँ पर और इसका माइनस, इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लीनियर फेस FIR फिल्टर की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्डर ऑफ FIR फिल्टर। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायग्राम कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर है हमारा h ऑफ ओमेगा, ठीक है, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। यहाँ पर तुम्हारा ओमेगा है। अब ये हमें यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हुआ है इस तरह से कुछ, बेसिकली यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर 1 + Δ1 दिया हुआ है, 1 - Δ1 दिया हुआ है। इस ग्राफ को अभी एज इट इज ऐसे ही समझो, आगे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों है। अब देखो, जैसे ये अगर आप इतने ग्राफ का यहाँ का पोर्शन देखोगे, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है वो WP है। ठीक है, बेसिकली ये पास बैंड को डिनोट कर रहा है और ये है आपका पास बैंड। तो मैंने बताया था कि ये पास बैंड क्या होता है, ऐसा बैंड जहां पर जो सिग्नल है उसको हम पास कर सकते हैं, है ना। फिल्टर्स का काम क्या होता है, फिल्टर्स का काम होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को पास होने दे, है ना, और बाकियों को ब्लॉक करे। तो जिसको पास होने देता है वो पास बैंड हो जाता है ना। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में जो भी सिग्नल होंगे वो पास हो सकते हैं, और इसके बाद वाले जो सिग्नल होंगे उनको वो स्टॉप करेगा। तो ये वाले जो सिग्नल होंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वाले, ये आपके आगे तक भी ये आपके स्टॉप बैंड में हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बीच में है बेसिकली ये जो एक कांस्टेंट लाइन आप देख रहे हो इसको हम ट्रांजिशन बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्टॉप बैंड रिपल है क्योंकि स्टॉप बैंड में लाई कर रही हैं, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पास बैंड रिपल है क्योंकि ये पास बैंड में लाई कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कैन बी गिवन बाय, तो ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इसको हम अगर मैथमेटिकली डिनोट करें तो ये कैसा आएगा, 1 - Δ1, बेसिकली ये जो वैल्यू है नीचे वाली वो, और 1 + Δ1। ठीक है, मतलब 0 से यहाँ पर WP या फिर ओमेगा P तक आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 1 - Δ1 से 1 + Δ1 के बीच में, इतनी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद WS मतलब ये वाला और पाई तक आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेकर Δ2 तक। ठीक है, ये Δ2 हो गया, यहाँ तक आपकी वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, अच्छा
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये है द अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला फॉर ऑर्डर n। बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्डर निकाल रहे हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसकी पूछा जाता है कि आप मैग्नीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो उस केस में आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं पढ़ पाओ तो इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नीचे वाली चीज है, देखो इसमें डेल्टा एफ की वैल्यू क्या है, बेसिकली जो ट्रांजिशन बैंड है ये, इसकी वैल्यू है WS माइनस WP अपॉन 2 पाई, ठीक है। फिल्टर की लेंथ को हमेशा हम लोग कैपिटल M या कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ऑर्डर का जो फॉर्मूला बनता है, बेसिकली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो बनाया जाता है ऑर्डर का, वो होता है कैपिटल M या कैपिटल N इज इक्वल्स टू K 2 पाई अपॉन W2 माइनस W1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो इसको अभी हम यूज करेंगे आगे। और विद ऑफ मेन लोब होता है K 2 पाई अपॉन M। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये फॉर्मूले क्या है, जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तब समझना इसको, अभी के लिए समझ लो कि हाँ कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज। तो बेसिकली FIR फिल्टर को डिजाइन करने के लिए हम विंडोइंग टेक्निक यूज करते हैं, और इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो विंडोइंग ही है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो अलग अलग टाइप की विंडोज होती हैं यहाँ पर FIR फिल्टर को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहली विंडो होती है रेक्टेंगुलर विंडो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, हो सकता है आपका पेपर में, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है, तो हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन आए। तो देख लेते हैं रेक्टेंगुलर विंडो। द फंक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो इज गिवन बाय, बेसिकली रेक्टेंगुलर विंडो को हम ऐसे डिनोट करते हैं, विंडो का वैसे समझ सकते हो, विंडो का W यहाँ पर हो गया, सिंस ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर R लिखा हुआ है और N है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है 1, कब के लिए, 0 से m-1 में, मतलब आपकी जो फिल्टर की लेंथ है उससे एक कम के लिए 1 होगा, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर m-1 इक्वल टू, मतलब ये इंक्लूसिव है, यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी या बाकी सारी जो लिमिट्स होंगी वो यहाँ पर 0 होंगी, ठीक है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, तो उसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखो हमें विंडो फंक्शन पता है ना, हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म आई होप आप लोग को आता होगा, ठीक है। तो उसको ले लेते हैं, यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम 0 से m-1 तक, रख दी यहाँ पर, ठीक है। विंडो फंक्शन रखेंगे WRN, वो यहाँ लिख दिया, e की पावर -j⍵n, जैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब सिंस हमारी जो वैल्यू है वो 1 है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, इसको हम 1 लिख दिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपकी यही वैल्यू आएगी, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर -j⍵n, e की पावर -j⍵, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसिकली बना है ये आपको बहुत जगह दिखेगा DSP में, तो उसको याद रखना। आप लोगों को सिग्नल सिस्टम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी कुछ वैल्यू होती है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जहां पर कुछ लोअर लिमिट है n इज इक्वल्स टू n1, कुछ भी हो सकता है, और कुछ अपर लिमिट है और एक कांस्टेंट टर्म है a और उसकी पावर n है, तो उसका सोल्यूशन क्या बनता है, सोल्यूशन को हमेशा याद रखना। सोल्यूशन बनता है a, बेसिकली आप एक कांस्टेंट टर्म लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट n1 लिखोगे, आपने n1 लिख दी, माइनस लगाया बीच में, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी, ऊपर वाली लिमिट में +1 करोगे, डिवाइडेड बाय 1 - a करोगे, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना। यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, ये है ना, ये वाली a, मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी पावर आप क्या रखोगे, जैसे यहाँ पर 0 है तो किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है, माइनस, इसके बाद a रखना है तो ये a हुआ, इसकी पावर हमें रखनी है n2 + 1, जैसे यहाँ पर m है तो m - 1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, क्या आएगा, m आएगा, तो यहाँ पर हमने m लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 - a, तो ये a है पूरा, तो ये a हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पर 1 है तो हमने e की पावर -j⍵m/2 डॉट बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे आप, है ना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 ही आएगा। सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये e की पावर -j⍵ कैपिटल M था, तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, है ना, हाफ हाफ को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। सिमिलरली हमने नीचे भी किया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है e की पावर -j⍵ कैपिटल M/2 कॉमन ले लिया,
इसको फिर हमने जब सॉल्व किया पूरा साइन, पूरी साइन की टर्म्स लेके, तो सॉल्व करके हमें ये मिला। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में, जैसे मैंने बताया, लास्ट में हमेशा ये इक्वेशन याद कर लिया करो। ठीक है, तो इक्वेशन याद कर सकते हो, आसान है। अगर बीच में आप कहीं भूल भी गए कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कैसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो लास्ट में कुछ ना कुछ करके आप ये इक्वेशन जरूर लिख देना। उस केस में आपके नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, बेसिकली मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में हम ये जे वाली टर्म नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को हम यहाँ से हटा देंगे। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आपका ये बनेगा साइन ओमेगा कैपिटल M/2 डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा 2। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज इसको याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, अच्छा, बाकी टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। विंडोइंग टेक्निक, तो हैमिंग विंडो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। अभी समझेंगे कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, बस इसको याद रखो। तो ये होता है WHN, जैसे वहां पर हमारा 1 हो जाता था, है ना, लेकिन हैमिंग विंडो में हमारा 1 नहीं होता है, ये होता है 0.54 माइनस प्लस, अब इसका मतलब क्या समझेंगे, 0.46 cos 2πn डिवाइडेड बाय कैपिटल M-1। ठीक है, फॉर 0 से लेकर M-1 तक, और बाकी सारे इंटरवल के लिए ये 0 रहेगा। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, कॉजल हैमिंग विंडो। ठीक है, अभी कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल क्या था, ये हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता है तो इसकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इतना याद रखो, नेगेटिव साइन यहाँ पर कॉजल के लिए है, पॉजिटिव साइन आपका नॉन कॉजल के लिए है। ठीक है, सिमिलरली आपका हैनिंग विंडो है, तो हैनिंग विंडो के लिए भी आपको इसका विंडो फंक्शन याद करना पड़ेगा, जो कि है 0.5 माइनस प्लस 0.5 cos 2πn डिवाइडेड बाय कैपिटल M-1, बाकी 0 अदरवाइज। सिमिलर फॉर ब्लैकमैन ऑल्सो, तो ब्लैकमैन के लिए भी आप पढ़ लेना 0.42 माइनस प्लस 0.5 cos 2πn डिवाइडेड बाय कैपिटल M-1 प्लस 0.08 cos 4πn डिवाइडेड बाय कैपिटल M-1। और सिमिलरली आपका बार्टलेट विंडो के लिए भी है, जो कि ये है। अच्छा, क्वेश्चन जो आता है वो रेक्टेंगुलर हैमिंग और हैनिंग पे ही आता है। आज तक अभी ब्लैकमैन या फिर बार्टलेट पे पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका विंडो फंक्शन मत पढ़ना, क्योंकि 2 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैकमैन और बार्टलेट का विंडो फंक्शन लिखो, तो उस केस में आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, 3-4 बार आप इजिली लिखोगे यहाँ पेपर में, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैनिंग, हैमिंग और रेक्टेंगुलर मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटेन्युएशन एंड ट्रांजिशन विद ऑफ विंडोज। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद करना। अगर ये मिनिमम स्टॉप बैंड एटेन्युएशन और ये पीक ऑफ फर्स्ट साइड लोब, अगर ये नहीं भी याद कर पा रहे हो, क्योंकि सिंस ये वैल्यूज हैं, मत याद करना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना कि ट्रांजिशन विड्थ जो हमने देखी थी वो कितनी होती है। तो रेक्टेंगुलर के लिए 4π/M होती है। क्यों याद करनी है अभी सब समझ में आएगा। बार्टलेट के लिए ये होती है, हैनिंग के लिए ये होती है, हैमिंग के लिए ये होती है। बेसिकली ब्लैकमैन और रेक्टेंगुलर, बेसिकली ये जो है इन दोनों की जो अलग है, बाकी सारी इन तीनों की सेम है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। 4 2 8, 4 3 12, बेसिकली 4 के मल्टीपल्स में है, तो जैसे आपको समझ में आया वैसे याद कर लेना। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है डिजाइन ऑफ लीनियर फेज, क्योंकि सिंस हम यहाँ पर FIR फिल्टर की डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। सो लेट HT ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर विच इज टू बी डिजाइन। तो जो फिल्टर FIR फिल्टर हम बना रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने मान लिया है HT ओमेगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, है ना। HT ओमेगा क्या होगा, HTN का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो HTN कैसे निकलेगा, हम जानते हैं HTN निकलेगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके HT ओमेगा का, है ना। तो यहाँ पर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। अगर नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना सिग्नल सिस्टम से। बेसिकली फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2π इंटीग्रेशन -π से π। अब यहाँ पर -π से π है, आपको जो भी यहाँ पर लिमिट्स दी होंगी वो उस हिसाब से होगा HT ओमेगा e⁻j⍵n d ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो हमने फिल्टर्स पढ़े थे इससे प्रीवियस वीडियो में। बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला क्या जाता है कि आप अलग अलग टाइप के फिल्टर्स यहाँ पर डिजाइन करो, है ना। तो उसके लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि लो पास फिल्टर में जो लिमिट होती है वो होती है -WC से WC। अभी सब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। हाई पास फिल्टर में बेसिकली हाई पास का मतलब क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज्यादा वाले सिग्नल को ये पास होने देगा, है ना। तो अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये है तो इसका मतलब ये वाला सिग्नल यहाँ से पास होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इसकी जो लिमिट बन जाएगी वो बन जाएगी WC से π
और माइनस पाई से माइनस डब्ल्यू सी। ठीक है, उल्टा मत कर देना, माइनस डब्ल्यू सी नीचे मत कर देना, हम इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंड पास में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर बैंड को वो पास होने देगा, है ना। तो जैसे ये अगर इसकी बैंड है, अगर इतने बैंड को ये पास होने देता है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस W2 से माइनस W1 और W1 से W2, बेसिकली ये वाला बैंड। ठीक है, सिमिलर फॉर योर बैंड रिजेक्ट ऑल्सो। अभी क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत थ्योरी हो गई, इससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ बैंड पास फिल्टर टू पास फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर 2 तक रेडियन पर सेकेंड यूजिंग हैनिंग विंडो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, एक तो आपको बैंड पास फिल्टर करना है ना, तो आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दूसरा बोला गया है हैनिंग विंडो, तो हमें यहाँ पर हैनिंग विंडो यूज करना पड़ेगा। समझते हैं कैसे। देखो, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में एच डी ओमेगा नहीं दिया हुआ है तो आपको एच डी ओमेगा यहाँ पर लेना पड़ेगा। अच्छा, क्या लोगे, देखो अगर एच डी ओमेगा नहीं दिया जाता है तो हम ले लेते हैं ई की पावर माइनस जे ओमेगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको याद रखना, अगर तुम्हें एच डी ओमेगा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो तुम्हें वही यूज करना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है तो हम इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, अब सिंस यहाँ पर वैल्यू मैं नीचे बताऊंगी, हमें सबसे पहले क्या करना है, एच डी एन निकालना है ना। हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, कोई भी विंडो पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला स्टेप है आपका एच डी एन निकालना। ठीक है, एच डी एन कैसे निकालोगे, वही इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एच डी ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब लिमिट कैसे लगा दी हमने, -2 से -1, 1/1 से लेकर 2 तक। देखो हमें क्वेश्चन में बनाना है बैंड पास फिल्टर, है ना। मैंने बताया था बैंड पास फिल्टर में क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू दी होगी आपको लिमिट रखनी है ऐसे, -ω2 से -ω1। अब चाहो तो उसको याद कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लस ω1 से ω2। ठीक है, तो हमें ω2 2 दे रखा है ना, ω1 1 दे रखा है, तो -2 से -1, 1 से लेकर 2 तक, जो हमने वहां पर किया है। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा खेल जो है ये इंटीग्रेशन क्या है का ही है। लास्ट में मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, e की पावर जे ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ n-2 बचेगा, सिमिलर विद दिस ऑल्सो। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं। नहीं पता है इंटीग्रेशन बता देती हूँ, बहुत ईजी लेवल का यहाँ पर यूज होता है। देखो e की पावर में कुछ भी है उसका इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो e की पावर जे ओमेगा n-2 हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ओमेगा का बेसिकली यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, और जे n-2 यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करो, अब इसको और सॉल्व कर लो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी, वैल्यूज रख दी, एक बार लोअर लिमिट रखी, एक बार अपर लिमिट रखी, सबको सॉल्व किया। पूरा सॉल्व करने के बाद देखो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखो e की पावर 2jn-2 माइनस e की पावर -2jn-2 डिवाइडेड बाई 2j। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बन जाता है sin 2n-2 का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा, सिग्नल सिस्टम में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन होता है बेसिकली यूलर आइडेंटिटी है और ये बनता है sin 2n-2। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, देखो इतना जो आपका पोर्शन है ना, ये जो आप आइडेंटिटी देख रहे हो ये sin n-2 है। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पर लिखी होगी, सपोज करो यहाँ पर n-1 लिखा होगा तो ये sin n-1 बन जाएगा, n-3 लिखा होगा तो sin n-3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ 2 इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ तो jn-2 है, लेकिन यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा 2 भी आ रहा है, तो उस 2 को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को यहाँ ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में क्या है कि ध्यान से देखो, देखो ये चीज क्या है तुम्हारी, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, n-2। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर आपने n को यहाँ पर 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, जो कि यहाँ पर इन्फिनिटी बनाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने इसको डिफाइन किया कि हमारी ये जो वैल्यू है ये n नॉट इक्वल टू 2 के केस में ट्रू रहेगी, है ना। इक्वल टू के 2 के केस में क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत बार हम लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर n इक्वल टू 2 रख दिया तब तो वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए,
ये 1/π कैसे आ गई? तो इसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा चीज़ें करनी पड़ती है, आप एग्जाम में 100% कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसका शॉर्टकट क्या है, देखो करना क्या एग्जाम में, साइन की टर्म को भूल जाना। ठीक है, जब भी आप इस पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू पे डील करो जो कि आपके टर्म को इन्फिनिटी बना रही है, मैं उस केस के लिए बता रही हूँ आपको क्या करना है, आपको साइन की टर्म को भूल जाना। ठीक है, सोचना है ही नहीं, यहाँ पे भी साइन की टर्म को भूल जाना। बचा कितना, इतना पार्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में भी आप n को भूल जाओगे, जहां जहां n होगा वहां वहां आप n को भूल जाओ। कौन सी टर्म बची, 1/π, आपने 1/π लिख दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे और इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप इस पर्टिकुलर वैल्यू पे करोगे। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली आपको इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो FX 991 MS या आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको मैनुअल सॉल्व कर सकते हो, बताऊंगी कैसे, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इतना टाइम नहीं होता है पेपर में। तो मैं आपको कैलकुलेटर का भी शॉर्टकट मेथड बता दूंगी कैसे आप इजिली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, और आपकी मर्जी आप मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर विंडो फंक्शन क्या होगा, हमें HDN तो मिल गया है ना, लेकिन हमारा विंडो फंक्शन क्या होगा, बेसिकली विंडो फंक्शन हम हैनिंग विंडो का यूज करेंगे, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। क्या है, 0.5 माइनस 0.5 cos 2π n डिवाइडेड बाई m-1 या n-1, जो भी आप यूज करना चाहो। तो मैंने यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया है कॉमन, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बेसिकली यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाते हैं, n को हम यहाँ पर रखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी। अच्छा 4 ही क्यों रखा, बेसिकली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ दे रखी है यूजिंग हैनिंग विंडो फॉर n इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो हम एक कम तक यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हमें 5 टर्म चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो 5 - 1 समझ लो, या फिर आप इसे समझ लो कि हमें सिर्फ 5 टर्म चाहिए, तो हमने 0 से 4 तक लिखी। ठीक है, तो टेबल में क्या होगा, n होगा एक, दूसरा होगा आपका HDN, तीसरा होगा WHN और चौथा होगा HN। तो HN हमारा फाइनल टर्म है। HN कैसे बनेगा, HDN और इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहले अब इतना समझो कि आपको इतना सब कुछ करने के बाद एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको n लिखना है, जो भी यहाँ पर होगा वो, HDN लिखना है, WHN लिखना है और HN लिखना है। ठीक है, अच्छा अब HDN को सॉल्व करो। अब देखो आपको करना क्या पड़ेगा, ये है आपका HDN, है ना, ये पूरी टर्म है आपका HDN। अब आप चाहो तो इसमें n इज 0 रखो, सॉल्व करो, 1 रखो फिर सॉल्व करो, 2 रखो फिर सॉल्व करो, 2 नहीं रखोगे। 2 क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि 2 के लिए आपकी वैल्यू पहले से ही है 1/π। ठीक है, इसमें आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1/π को सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू रख दोगे, वैल्यू लिख दोगे यहाँ पर। लेकिन आपको रखना पड़ेगा 0 के लिए, ठीक है, फिर 1 के लिए, 3 के लिए, फिर 4 के लिए। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एग्जाम में हो सकता है हल्की सी गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी, आप कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है, कैलकुलेटर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक बार आप जब समझ जाओगे तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, अच्छा समझते हैं, देखो करना क्या है, हमें दिया हुआ है sin 2 n-2 माइनस साइन n-2 और डिवाइड, मतलब इस पूरे से हमें डिवाइड करना है पाई n-2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर में आपकी ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को, इस टर्म को मैंने कैसे लिखा है उसको समझ लो। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बाहर का ब्रैकेट लगाया। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने एक ब्रैकेट में इंक्लोज किया है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने साइन के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, जैसे जैसे हमें यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, ये जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो हमने यहाँ पर देखो नीचे देखो, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है n, लेकिन हम n अपने कैलकुलेटर में नहीं टाइप कर सकते, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कैपिटल X ले लिया है। ठीक है, अभी कैसे करना है सब समझेंगे, माइनस लिखा, 2 लिखा। ठीक है, इतना समझ लो, आपको हर एक टर्म के लिए एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसको अगर समझ लोगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो x-2 का आपने ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया, इस वाले 2 का ब्रैकेट आपने यहाँ बंद कर दिया, इस वाले साइन का ब्रैकेट आपने यहाँ बंद कर दिया। बस इतना याद रखो, जो ब्रैकेट आपने खोला है उस ब्रैकेट को आपको बंद करना है। ये वाला ब्रैकेट मत बंद कर देना, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट मेन ब्रैकेट है, ये आपके इक्वेशन खत्म होने के बाद ही बंद होगा। ठीक है, फिर हमें डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें पाई n-2 से, है ना। तो हमने क्या किया,
फिर ब्रैकेट लगाया, पाई लिखा, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, x माइनस 2 लिखा, x माइनस 2 का ब्रैकेट बंद कर दिया, पाई का ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है, फिर हमने माइनस किया। सिमिलर हमने यहां पर भी और यहां पर भी वही चीज करी, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन आपको कैलकुलेटर में लिखनी पड़ेगी। अब समझो लिखनी कैसे है। देखो आपने यहाँ पर कैल्सी निकाला, ठीक है, आपको कैल्सी में यहाँ पर मोड दिया होता है। अब मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं करके बता देती, तो मैं ऐसे बता देती हूँ। आपने ऑन किया अपना कैलकुलेटर, मोड पे आपने क्लिक किया। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे मोड होते हैं, आपको यहाँ पर रेडियन मोड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेडियन आपने मोड को सिलेक्ट किया। अब जैसा जैसा हमने यहाँ पर लिखा है ये इक्वेशन अपने पेपर में लिख लेना, ठीक है, चाहो तो रफ में लिख लेना कि कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट हमने लिख लिया कि कैसे हमें यहाँ पर करना है। अब इस पूरे इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखना है, ठीक है। साइन तो आप लिख लोगे, अब ये इस इक्वेशन में आप साइन तो लिख लोगे, ब्रैकेट भी लगा लोगे, 2 भी लिख लोगे। ये x कहाँ से लाओगे? देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रैकेट जो है इसमें रेड पे यहाँ पे x लिखा हुआ है, आपके कैलकुलेटर में होगा ऑब्वियसली। तो आप क्या करना है, x लिखने के लिए यहाँ पर अल्फा प्रेस करना, और ये ब्रैकेट जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको x ऑटोमेटिकली अपनी स्क्रीन में मिल जाएगा। इसको करके देखना, आपको ऑब्वियसली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपने पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। इस पूरे इक्वेशन को यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। इक्वल टू प्रेस किया, आपको अपना पहला आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? -0.2651, मतलब आपको n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा बाकी वैल्यू कहाँ निकालेंगे? 1 पे कैसे निकालेंगे? देखो 1 पे आप क्या करोगे, ये जो आप बटन देख रहे हो ये वाला, ये बटन या प्रेस करना, ठीक है। इस बटन से होगा क्या, बेसिकली आपका कर्सर अभी यहाँ होगा, जैसे कंप्यूटर में होता है। ये आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट बटन दबाओगे तो आपका कर्सर पहले एक बार यहाँ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर 2 पे आएगा, माइनस पे आएगा, x पे आएगा। जब x पे आएगा तो आप क्या करना, x का यहाँ से बेसिकली x को, कैपिटल X को यहाँ से हटा के 1 कर देना, ठीक है। सिमिलर आप फिर वही करोगे, इस बटन को लेफ्ट यहाँ पर कर्सर दबाते दबाते पीछे लेके जाओगे, इस वाले x पे 1 कर दोगे, ठीक है, फिर इस वाले x पे 1 कर दोगे। बेसिकली हमें n की वैल्यू को 1 यहाँ पर करना है। यहाँ पर x को हमने 1 कर दिया। अब क्या करोगे, इक्वल टू यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आपने लिख दी। अच्छा अब आप इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 रखोगे? मत करना, वो सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, 1 डिवाइडेड बाय पाई, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.14 आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलर विज यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 के लिए भी आप यही करोगे, x की जगह 3 रखोगे, जितनी भी जगह x है वहां आप 3 रखोगे और 4 यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो ये टेबल आपकी वहां से बनेगी। आई होप आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कैसे कर रहे हैं, ब्रैकेट कैसे लगा रहे हैं, बस इतना याद रखो कि ओपनिंग ब्रैकेट इक्वेशन खत्म होने के बाद ही, जैसे ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो इक्वेशन पूरी जब खत्म हो जाएगी तभी बंद होगा। हर एक पर्टिकुलर टर्म के लिए यहाँ पर हर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और वैल्यूज यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब अगर ये तरीका यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं इसमें तो और ही टाइम लग जाएगा, जबकि मुझे आसान लगता है, तो आप चाहो तो यहाँ मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में एक बार 0 रखो, देन 1 रखो, देन 3 रखो, 4 रखो, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे रख सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर क्या करोगे, बेसिकली जो विंडो फंक्शन है इसमें आप इस पर्टिकुलर वैल्यू में आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कैपिटल N की वैल्यू रख लेना, ठीक है। तो ये तो 4 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे, 0 रखोगे तो 0 आएगा, देन 1, देन 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है। HN क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट करती जानी है और ये आपको टेबल मिल जाएगी। जब ये पूरी टेबल बन जाएगी तब आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिजाइन एंड FIR फिल्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। हमें एक FIR फिल्टर यहाँ पर बनाना है, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, जैसे कि पास बैंड H जो कि दिया है 2 किलोहर्ट्ज का, स्टॉप बैंड H दे रखा है 5 किलोहर्ट्ज का, स्टॉप बैंड एटेन्युएशन है 42 dB की, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज की, हमें हैनिंग विंडो यूज करनी है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आ जाए, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, WP निकालना है ना, जो हम ऊपर ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें ओमेगा P निकालना है। ओमेगा P कैसे निकलेगा, 2 पाई FC डिवाइडेड बाय, ठीक है, FS, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ओमेगा P को निकालने के लिए आप यूज करोगे
2 पाई एफ सी अपॉन एफ एस। ठीक है, 2 पाई लिख दिया। एफ सी क्या होगा? एफ सी बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर पास बैंड एच है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ओमेगा पी निकाल रहे हैं, बेसिकली हम पास बैंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पास बैंड एच रखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो 20 किलोहर्ट्ज है यहाँ रख दी, सॉल्व कर दिया तो ओमेगा पी की वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सैंपल। ठीक है, सिमिलर आप ओमेगा एस निकालोगे। यहाँ पर हमने 5 यहाँ पर 5000 रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि ये स्टॉप बैंड एच है। जब ओमेगा पी निकाल रहे थे तो पास बैंड एच रखा, यहाँ पर ओमेगा एस निकाल रहे हैं तो स्टॉप बैंड एच रखा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो ये आपका पहला स्टेप होगा ओमेगा एस और ओमेगा पी को निकालने का। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको एम निकालना है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर, है ना। तो हमने वहां पर देखा था ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू पी। इस फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विड्थ ऑफ मेन लोब, ये भी हमने देखी थी। फॉर्मूला क्या बनेगा? के 2 पाई डिवाइडेड बाय एम। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था, अभी हमने यहाँ पर एक टेबल पढ़ी थी, ये मैंने बताया था टेबल याद करना जरूरी है। देखो हैनिंग विंडो के लिए वैल्यू क्या है? 8 पाई बाय एम, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। देखो विद ऑफ मेन लोब क्या हो जाएगा? के 2 पाई बाई एम, लेकिन हमें पता है हैनिंग विंडो के लिए वैल्यू होती है 8 पाई बाई कैपिटल एम। यहाँ से आपको m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 4 बार जाएगा ये, तो k की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। ठीक है, ये k की वैल्यू 4 आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दोगे तो आपको यहाँ से m मिल जाएगा, बेसिकली ऑर्डर मिल जाएगा जो कि 27 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कर ली। पहले आपने क्या किया? WS/WP निकाला। दूसरा आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अपने, अब यहाँ पर अगर हैमिंग होगा तो आप हैमिंग की वैल्यू रख देना, रेक्टेंगुलर होगा रेक्टेंगुलर की वैल्यू रख देना, तो जो वैल्यू यहाँ पर दी होगी वो रख देना। के निकाल लिया। तीसरा स्टेप होगा ऑर्डर निकालना। चौथा स्टेप होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना, जो कि होता है WS प्लस WP/2। इसकी वैल्यू याद रखना, WS हमें पता है, WP भी हमें पता है, डिवाइडेड बाय 2 रख दिया, WC हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ भी हमें एच डी ओमेगा नहीं गिवन है, तो मैंने बताया था जहां ना गिवन हो वहां आप अज्यूम कर लेना कि ई की पावर माइनस जे ओमेगा कैपिटल एम माइनस 1/2 है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर हमें वही करना है, एच डी एन निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, जो हम पीछे करते आ रहे थे वही चीज हमें करना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कर दी, अपनी वैल्यू पुट कर दी, लिमिट लगा दी। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे बार बार कौन सॉल्व करेगा? हमें पता है, देखो अगर आप नहीं बार बार सॉल्व करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो डायरेक्ट आंसर मिल जाए, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको कुछ ऐसा अंदर टर्म मिल रहा है, ठीक है, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा ही, कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है इंटीग्रेशन में, है ना, कुछ लिमिट है, लोअर लिमिट, कुछ अपर लिमिट है, और ई की पावर में जे ओमेगा जो आपको हर बार मिलेगा, और कुछ ऐसा टर्म है ना, एन माइनस, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है, डी ओमेगा है, तो इसको सॉल्व करके आपका ये टर्म बनता है। अच्छा, ये टर्म क्या है? बेसिकली ये है साइन ओमेगा सी एन माइनस टाउ। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एन माइनस टाउ डिवाइडेड बाय पाई एन माइनस टाउ। ठीक है, अब ये टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू बेसिकली है आपकी m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 27, तो 27 में से आपने -1 किया, कितना बचा? 26। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो 13। तो या तो आप टाउ रख दो या आप m-1/2 रख दो, वो आपकी यहाँ पर है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद कर लेना, या इसको शॉर्टकट में मान सकते हो कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा ये मिलता है, बस इसको याद कर लो, आपका बहुत टाइम सेव होगा। साइन ओमेगा सी हो गई आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, n माइनस टाउ जो भी आपकी टाउ की वैल्यू आई, जो कि है m-1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई n-13। ठीक है, ऊपर भी जब हमने सॉल्व किया था तो देखो ऊपर भी हमें यही मिला था। ठीक है, इसको आप सॉल्व किया था तो देखो यही मिला था, साइन ओमेगा सी n माइनस टाउ, है ना, डिवाइडेड बाय पाई n माइनस टाउ। ठीक है, तो वही चीज है। अब आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब यहाँ पर भी n इज इक्वल्स टू, अगर आप 13 रखोगे तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, है ना, तो n नॉट इक्वल्स टू 13 पे हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, इक्वल्स टू 13 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ये। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, इक्वल टू 13 पे कुछ नहीं करना है, जहां जहां n है उसको भूल जाओ, इसको भूल गए, इसको भूल गए, साइन को हटा दिया, बचा क्या? 0.35 पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? 0.35 लिख दिया। ठीक है, सबसे इजीएस्ट तरीका है, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। ठीक है, फिर है हैनिंग विंडो। अब हैनिंग विंडो का हमें फॉर्मूला पता होगा, फिर आपको पूरा वही करना है, हैनिंग विंडो हमें पता है। ठीक है,
आपने HDN आपको मिल गया है, ये पूरा HDN, फिर आप वही करोगे, कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है कैसे करोगे। HDN निकाल लेना, WHN निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके HN आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को विंडो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यहाँ पर विंडो की तरफ, जो कि है केसर विंडो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेन लोब का विड्थ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ फिल्टर के। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, फिल्टर को सही से बनाने के लिए हम केसर विंडो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा विंडो फंक्शन है जिसमें मिनिमम स्टॉप बैंड एटेन्युएशन होता है और मैक्सिमम मेन लोब विड्थ होती है। इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। केसर विंडो की जो इक्वेशन यहाँ पर बनती है वो बनती है, बेसिकली विंडो फंक्शन जो बनता है वो बनता है WKN इज इक्वल्स टू, ये बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से अप्लाई होगा। आई नॉट ब्रैकेट के अंदर बीटा 1 माइनस n माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, उसके बाद 1/2 डिवाइडेड बाय आई नॉट बीटा, ठीक है। ये वैल्यू होती है 0 से लेकर m तक, याद रखना m-1 तक नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू होती है m/2। यहाँ पर हम बेसिकली बेसल्स फंक्शन लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पूरी यहाँ पर इसकी चीजें दी हुई हैं, मैं इसको क्वेश्चन से समझाती हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि केसर के ऊपर आपका क्वेश्चन ही आएगा। देखो क्वेश्चन आपका 100% है कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्म का आएगा। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पहले जाना पड़ेगा, जहां पर मैंने आप लोगों को वो बताया था जो हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला आप याद कर लेना यहाँ पर कि हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ पर, जैसे हमने यूनिट 2 में अपने देखा था ना चेबीशेफ में और बटरवर्थ में, है ना, वैसे यहाँ पर भी है। आपको 1 माइनस डेल्टा 1 की कुछ वैल्यू मिलेगी, 1 प्लस डेल्टा 1 यहाँ होता है और नीचे वाले में एक तरफ 0 होता है, एक तरफ डेल्टा 2 होता है। उसी तरह से यहाँ पर ओमेगा पी होता है, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा एस होता है। तो ये फंक्शन जब आप याद कर लोगे तब आप यहाँ पर केसर के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बेसिकली कंपेयर करके। तो कर लेते हैं उसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1 माइनस डेल्टा 1 हमें यहाँ चाहिए, तो आप 1 में से ऐसा क्या माइनस करो कि आपको 0.99 मिल जाए, तो वो हो जाएगा 0.01। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0.01, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस साइड क्या होता है 1 प्लस डेल्टा 1, तो 1.01 में या फिर 1 में ऐसा क्या ऐड करो कि 1.01 आ जाए, तो वो 0.01 हो गया, ठीक है। इस तरफ आपको ओमेगा पी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर तो आपका 0 है, गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका 0.01 गिवन है, तो ये डेल्टा 2 हो गया, ये आपका ओमेगा एस हो गया। बेसिकली आपको इस इक्वेशन को याद करना है, इस क्वेश्चन से कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें डेल्टा 1 मिल गया, डेल्टा 2 मिल गया, डब्ल्यू पी मिल गया, डब्ल्यू एस मिल गया या ओमेगा एस मिल गया। सेकंड हमारा जो पहला स्टेप होगा यहाँ पर वो ये होगा डेल्टा ओमेगा निकालना, ठीक है। डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन विथ, जो हम कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे थे, जो विथ थी वो ट्रांजिशन विथ थी, वो निकलेगी डब्ल्यू एस और डब्ल्यू पी को माइनस करके, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, हमें डेल्टा डब्ल्यू मिल गया, ठीक है। तो केसर विंडो का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका पहला स्टेप यही होगा, ट्रांजिशन विथ निकालना, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डेल्टा निकालना। डेल्टा कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है वो, ठीक है। तो डेल्टा 1 में 0.01 और 0.01 दोनों इक्वल है, मिनिमम कोई नहीं, अगर कोई मिनिमम होती तो उसको हम लिखते, अब यहाँ पर दोनों इक्वल है तो यहाँ पर 0.01 लिख दिया, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है ए निकालना, ठीक है, एटेन्युएशन निकालना, जो है -20 log 10 डेल्टा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आपको ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना, जो कि है WP प्लस WS/2, जो हम ऊपर भी कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई WC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपने एक बार A निकाल लिया तो आपको बीटा निकालना है, जो हमारे यहाँ पर विंडो फंक्शन में जो बीटा है ना, ये निकालना है। इस बीटा को हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली बीटा की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर आपको A जो हमने निकाला है एटेन्युएशन, अगर वो लेस देन इक्वल टू 21 होता है, ठीक है, मतलब 21 से कम है, 21 है, तो बीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसको याद रखना, 21 से 50 के बीच में लाई करती है तो बीटा की वैल्यू ये होती है, और 50 से ज्यादा के केस में बीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो सिंस हमारा यहाँ पर 20 से 50 के बीच में यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू में लाई कर रहा है 21 से 50 के बीच में, तो हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी, हमें बीटा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम निकालना, जो कि है लेंथ, तो वो निकाल लेते हैं। अब देखो
उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू A माइनस 8/2.285 डेल्टा ओमेगा। तो वो हमें वैल्यू दी हुई है, हमने वैल्यू रख दी, A पता है, डेल्टा ओमेगा पता है, वैल्यू रख दी, M मिल गया। ठीक है, फिर अल्फा हमें निकालना है। अल्फा क्या हो जाएगा, m/2 जो कि है ये वैल्यू। हमें करना क्या है, देखो हमें बस यही करना है कि हमें एक तो इक्वेशन याद कर लेनी है और इस इक्वेशन में जो जो टर्म्स हमें गिवन है वो टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, बीटा निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकलेगा m/2। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल के इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दी। ठीक है, ये हमें अपना विंडो फंक्शन मिल गया। आई नॉट की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, उसको मत निकालना। ठीक है, आई नॉट में यहाँ पर एज इट इज रहेगा। विंडो फंक्शन हमें मिल गया। एच डी ओमेगा हमें पता है, जब नहीं गिवन होता है क्या लिखना है वो लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से हमें एच डी एन भी पता है, सॉल्व करके मैंने बता ही दिया कैसे निकालोगे, साइन ओमेगा सी एन माइनस टाउ। अब इस टाउ की जगह हम डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, चाहो तो डायरेक्टली रख दो या एम कैपिटल M माइनस 1/2 रख दो। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो जो चीजें हमने यहाँ पर करी है, बेसिकली ओमेगा सी की वैल्यू रख दी, ठीक है, एम की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया पूरा, तो यहाँ पर हमें एच डी एन मिल गया। लास्ट में हमें वही करना है, एच एन क्या हो जाएगा, एच डी एन और तुम्हारे विंडो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना मत भूलना, अगर मल्टीप्लाई करना भूल गए तो फिर आपके क्वेश्चन के पूरे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर आपको अपना एच एन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, केसर विंडो का कोई भी क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 WB WS की वैल्यू निकालो। ठीक है, ट्रांजिशन विथ निकालो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप डेल्टा निकालो, इसी सीक्वेंस में करना, फिर ए निकालो। ठीक है, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर चेक करो कि तुम्हारा ए पर्टिकुलर वैल्यूज में लाई कर रहा है, जिस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रहा है उससे बीटा निकाल लो, फिर एम निकाल लो, अल्फा निकाल लो, अपने विंडो फंक्शन में बेसिकली पुट कर दो। ठीक है, एच डी ओमेगा हमें पता है, एच डी एन लिख दो। ठीक है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दो। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी m तक ही होती है, m-1 नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को केसर विंडो के भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है इस यूनिट का वो थ्योरी बेस है। ठीक है, तो यही एक ऐसी यूनिट है डीएसपी में जो थ्योरी बेस है, तो उसको समझ लेते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर थ्योरी पूछी नहीं जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सबसे इजी जो यूनिट है डीएसपी में वो यही है यूनिट 3, क्योंकि इसमें थ्योरी है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप यहाँ पर थ्योरी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि एक दो बार आप विंडो फंक्शन को लगा लोगे तो आपको वो ज़्यादा ईजी लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो इसमें पहला जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है गिब्स ऑसिलेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाना, ये आएगा ही आएगा। गिब्स ऑसिलेशन अभी जो हमने डायग्राम देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो है, ये जो कर्व यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और ये जो कर्व बना है, बेसिकली एक रिंगिंग इफेक्ट यहाँ पर, एक ऑसिलेटरी बिहेवियर या रिंगिंग इफेक्ट यहाँ पर शो करता है बैंड एज ऑफ द फिल्टर में। ठीक है, इसको हम गिब्स फिनोमेना बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हो गिब्स ऑसिलेशन या गिब्स फिनोमेना इस रिंगिंग इफेक्ट को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स इन डिजिटल फिल्टर, तो इसको समझ लेते हैं। So in digital filter, the main operations are multiplication, addition. When these are done in a digital system, the input data and the results need to be stored using a limited word length, which depends on storage size. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि डिजिटल फिल्टर के अंदर जो मेन ऑपरेशंस जैसे होते हैं, जैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब ये सब एडिशन जब करोगे है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, है ना। सपोज करो आपने 2 + 2 किया, तो इसका जो रिजल्ट आया 4, उसके लिए आपको कोई जगह भी तो चाहिए ना 4 स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर यूज करते हैं। सो इन डिजिटल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट डेटा आर एडजस्टेड बाय राउंडिंग और कटिंग ऑफ एक्स्ट्रा बिट टू फिट इनटू लिमिटेड वर्ड साइज। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लिमिटेड वर्ड लेंथ को यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि आपका जो इनपुट डेटा है या आउटपुट डेटा है उसमें हम कुछ राउंडिंग करते हैं। राउंड ऑफ क्यों करते हैं, ताकि वो जो ये वर्ड लेंथ है इसमें एडजस्ट हो सके। ठीक है, सो दिस एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूसेस एरर। अब इससे क्या होगा, सपोज करो आपकी वैल्यू है 2.2254, ठीक है, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके इसको 2.2 कुछ कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपकी ओरिजिनल वैल्यू से राउंड ऑफ वैल्यू डिफर कर रही है, तो इससे कुछ एरर इंट्रोड्यूस होता है और आपका जो आउटपुट है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है, यहाँ पर रिंगिंग इफेक्ट शो करता है, जिसको हम लिमिट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, दीज प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय लिमिटेड प्रिसीजन एंड डिजिटल सिस्टम्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट।
एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसिकली राउंडिंग और ट्रंकेटिंग इनपुट को हम जब करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को राउंड ऑफ करना, फिल्टर के कोफिशिएंट को राउंड ऑफ करना, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर, तो उसको समझ लेते हैं। कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर अकर व्हेन द exact value of filter coefficient are rounded or shortened to fit within the limited word length। वही चीज है कि जब हमने फिल्टर के कोफिशिएंट को है ना हमने राउंड ऑफ कर दिया या उसको छोटा कर दिया, क्यों छोटा किया, ताकि वो लिमिटेड वर्ड लेंथ के अंदर आ जाए, तो उससे कुछ यहाँ पर एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है कि सपोज करो आपके पास ये नंबर है 0.123456, ठीक है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस ये स्टोर कर सकता है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.123। तो ये जो हमने किया है, ये छोटा सा जो चेंज हमने किया है इस पर्टिकुलर वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक, इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और 0.123 अब इससे तो डिफर कर ही रहा है ना, तो दोनों के बीच में ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, इसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन इफेक्ट होता है यहाँ पर IIR और FIR सिस्टम में। कैसे? When the coefficients are rounded, जब हम कोफिशिएंट एक IIR सिस्टम में राउंड ऑफ करते हैं तो जो पोल्स और जीरोस होते हैं सिस्टम के वो शिफ्ट हो जाते हैं। पोल्स क्या हो गए, जैसे यहाँ पर कोई भी इक्वेशन है P/Z, ठीक है, तो ये आपके ऊपर वाला टर्म्स है ये पोल्स देता है, नीचे वाला टर्म, आई एम सो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर ये है बेसिकली ये ऐसे समझ लो, ठीक है, नीचे वाली टर्म जो होती है वो पोल्स देती है और ऊपर वाली टर्म यहाँ पर जो होती है वो जीरोस देती है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कोफिशिएंट को राउंड ऑफ कर दिया है एक IIR सिस्टम में, तो पोल्स एंड जीरोस यहाँ पर आपके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, FIR में क्या होता है, क्वांटाइजेशन चेंजेस द कोफिशिएंट यूज्ड इन द सिस्टम एंड दीज चेंजेस अफेक्ट द सिस्टम आउटपुट, और इससे क्या होगा, आपके सिस्टम का आउटपुट यहाँ पर चेंज हो जाता है, वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इसको डीप में नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन, नॉइज, ट्रंकेशन एंड राउंडिंग, तो इसको समझ लेते हैं। बेसिकली ट्रंकेशन और राउंडिंग यहाँ पर होता क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ ट्रंकेशन, तो ट्रंकेशन इज व्हेन एक्स्ट्रा बिट्स बियॉन्ड द अलाउड नंबर आर सिंपली डिस्कार्डेड। ट्रंकेट का मतलब क्या हो गया, ट्रंकेट का मतलब हो गया कि आपके नंबर की जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। जैसे एग्जाम्पल ले लो 0.101101, ठीक है, और हमें यहाँ पर अलाउ है सिर्फ फर्स्ट 4 बिट्स को यहाँ लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट 4 बिट लेंगे डेसिमल के बाद 1011, 01 को हमने यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, तो यही यहाँ पर तुम्हारा ट्रंकेशन हो जाता है। ठीक है, और इस ओरिजिनल नंबर और ये ट्रंकेटेड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रंकेशन जो होता है वो एक स्मॉलर नंबर ओरिजिनेट करता है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर के लिए एक जो एरर होता है यहाँ पर वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर के लिए एरर जो होता है वो नेगेटिव या 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है, आपको याद करनी पड़ेगी। रेंज ऑफ ट्रंकेशन एरर क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ट्रंकेशन एरर की जो रेंज होती है वो ये होती है माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 - b -2 -bu, ये पूरी रेंज यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, ये ET जो है ये ट्रंकेशन एरर को शो कर रहा है, वेयर B, ये जो B है ये नंबर ऑफ बिट्स ट्रंकेशन के बाद है और BU है नंबर ऑफ बिट्स बिफोर ट्रंकेशन। तो मैंने बताया ये रेंज ऑफ ट्रंकेशन एरर जरूर याद कर लेना। राउंडिंग का इफेक्ट कैसे पड़ता है, सो राउंडिंग इज व्हेन द नंबर इज एडजस्टेड टू नियरेस्ट वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंड राउंडिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड द rounded number and the maximum error introduced by the rounding is smaller than in truncation। ठीक है, रेंज ऑफ राउंडिंग एरर, बेसिकली अगर हम यहाँ पर राउंडिंग की बात करें तो जो रेंज होती है राउंडिंग की या फिर राउंड ऑफ, जैसे मैंने बताया ना कि ये होता है 4 पॉइंट, सपोज करो कुछ आपकी वैल्यू है 7.5 कुछ ऐसे, ठीक है, हमने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का मतलब क्या हो गया कि सिंस यहाँ पर 5 है तुम इसको नियरेस्ट वैल्यू 4.8 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, राउंड ऑफ पे हम नियरेस्ट वैल्यू से अपने नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो एरर है ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो रेंज क्या होती है, जैसे हमने ट्रंकेशन एरर की रेंज पढ़ी वैसे यहाँ पर राउंडिंग एरर की रेंज होती है। रेंज क्या होती है ये, तो इस रेंज को यहाँ पर याद कर लेना एज इट इज। ठीक है, अच्छा लिमिट साइकिल ऑसिलेशन पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर लिमिट साइकिल ऑसिलेशन क्या है, A limit cycle is a repetitive stable oscillation that occurs in a system output even when there is no input। Basically output में यहाँ पर जो changes होते हैं, जो oscillation होता है जब हमने input भी नहीं दिया उसको हम limit cycle बोलते हैं। और डिजिटल सिस्टम में ये लिमिट साइकिल ऑसिलेशन क्यों अकर होते हैं, जब हम राउंडिंग या ट्रंकेशन करते हैं। ठीक है, तो
अब लिमिट साइकिल टिपिकली अकर इन फीडबैक सिस्टम्स एंड आर मोर प्रोमिनेंट इन सिस्टम विद फाइनाइट वर्ड लेंथ, जैसे कि डिजिटल फिल्टर। जैसे हमने बताया भी कि आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम फाइनाइट वर्ड लेंथ को यूज कर रहे हैं और लिमिट साइकिल वहीं पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिमिट साइकिल कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में, तो वो होता है जीरो इनपुट लिमिट साइकिल एंड ओवरफ्लो लिमिट साइकिल। जीरो इनपुट मतलब कि हमने कोई इनपुट नहीं दिया और तब भी यहाँ पर थोड़े बहुत ऑसिलेशन हो रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। और ओवरफ्लो लिमिट साइकिल है कि जब आपकी कैलकुलेशंस में कुछ ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, जो वैल्यू है वो ओवरफ्लो करी गई है। नेक्स्ट आता है डेड बैंड। तो डेड बैंड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डेड बैंड क्या है? द रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर द आउटपुट रिमेन्स स्टक। ऐसी वैल्यूज पे जहां पर आउटपुट हमें स्टक ही है। बेसिकली हमने 1 वैल्यू दी तब भी हमें आंसर 1/2 मिल रहा है, 2 वैल्यू दी तब भी हमें आंसर 1/2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 वैल्यू दी तब भी हमें आंसर 1/2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1/2 जो हो गया ये आपका डेड बैंड हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो स्टक मिलता है। ठीक है, तो इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट था ये पूरा थ्योरी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, इसमें आपको समझना नहीं है। ऑब्वियसली आपको इसमें डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट आपका गिब्स ऑसिलेशन हो जाता है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है आपके इफेक्ट्स। क्वांटाइजेशन, नॉइज, ट्रंकेशन एंड राउंडिंग आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, ऐसे तो एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। इसकी रेंज याद कर लेना, इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज आ सकती है पेपर में, तो ये इसकी रेंज हो गई। बाकी लिमिट साइकिल ऑसिलेशन में इसकी टाइप्स ऑफ लिमिट साइकिल और डेड बैंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।